नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपकमिंग टीचर में। आज के हम इस वीडियो में ईएमआरएस 2025 के हॉस्टल वार्डन टीयर 2 के प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे ऑब्जेक्टिव का। प्रैक्टिस सेट 1 ऑलरेडी करा दी हूँ, आप लोग देखे होंगे उसका वीडियो। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो 40 मार्क्स का आता है उसका। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये आपका प्रैक्टिस सेट बहुत काम आने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव में हॉस्टल वार्डन के। और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं इस प्रैक्टिस के दौरान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताती हूँ। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का पीडीएफ है, जिसमें आपको कुल जो है 18 टॉपिक मिल रहा है। 12 टॉपिक इसका और 6 टॉपिक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का। ये सारा मैं डिस्क्रिप्टिव अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, आप जाके वीडियो देख सकते हो। और इसी को आपको दिया जा रहा है पेड में, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका डिस्क्रिप्टिव का मिल रहा है सारे टॉपिक्स का कि कैसे लिखें। और जल्द ही हॉस्टल वार्डन का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बना के ये तो टॉपिक हो गया ना, उस पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मिलेगा और साथ में 500 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 1-2 दिन में वो पीडीएफ आ जाएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा पीडीएफ है हॉस्टल वार्डन का, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। और बात करें जेएसए की पीडीएफ के बारे में, तो जेएसए का पीडीएफ भी मैं अपने उस पर डाल चुकी हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स द्वारा ये सारे पीडीएफ बनाए गए हैं। इस पीडीएफ में 8 टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एमसीक्यू है इसमें 500 क्वेश्चन, 1 लाइनर। अगर आप इस 500 क्वेश्चन को रट लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से निकल जाएगा। सेम टू सेम कंटेंट ऑब्जेक्टिव में यहीं से आएगा। और ये सारा मैं यूट्यूब पे करा चुकी हूँ, तो आप जाके डिटेल में इसका वीडियो देख सकते हो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में हॉस्टल वार्डन का भी वीडियो है और जेएसए का भी है, आप जाके देख सकते हो। अब आगे हम अपने वीडियो देखते हैं। इसका देखिए इस तरह से दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, अंडर पॉस्को एक्ट अ चाइल्ड डिफाइंड एज अ पर्सन बिलो। पॉस्को नियम के अनुसार बच्चा किस आयु से कम व्यक्ति है, बताइए। पॉस्को अधिनियम के अनुसार बच्चा किस आयु से कम व्यक्ति है, यानी कि अंडर पॉस्को एक्ट अ चाइल्ड इज डिफाइंड एज अ पर्सन बिलो। ऑप्शंस हमारी क्या क्या है? 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स और 14 ईयर्स। कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि पॉस्को रूल के अकॉर्डिंग कितने वर्ष तक के आयु को सुरक्षा या फिर जो भी मिलना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब किस आयु तक के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। आसान भाषा में मैं आपको यहाँ पे समझा दी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस आयु वर्ग तक के बच्चे व्यक्ति बच्चों के कैटेगरी में आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 18 ईयर्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 18 ईयर्स। पॉस्को डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 18 ईयर्स। मतलब पॉस्को के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बच्चा है। मतलब जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है वो क्या है? बच्चा है। और आपको मैंने जैसा पढ़ाया है कि पॉस्को जो है, यह कानून बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है और इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़के की कानूनी विवाह आयु। लड़के की कानूनी विवाह आयु मतलब लड़के का जो है मैरिज एज क्या होगा? द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉय। ऑप्शंस है 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स और 21 ईयर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 21 ईयर्स। इसका राइट आंसर होगा 21 ईयर्स। अंडर चाइल्ड मैरिज एक्ट 21 ईयर इज द मिनिमम एज ऑफ बॉयज। मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर पॉस्को अप्लाइज टू। यानी पॉस्को के तहत अनिवार्य सूचना देना लागू होता है। बताइए किसको? ओनली पुलिस, ओनली पेरेंट्स, एनी टू पर्सन अवेयर ऑफ ऑफेंस, कोर्ट ओनली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एनी पर्सन अवेयर ऑफ ऑफेंस। मतलब कि जिस किसी को अपराध की जानकारी हो उसे सूचना देना अनिवार्य है। अगर आपको पता है कि वहाँ पे अपराध हो रहा है तो आपको किसी को भी इसकी जानकारी देना क्या है? आवश्यक है। एनी पर्सन हु नॉलेज द ऑफेंस मस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जानकारी देना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरटी अधिनियम शिक्षा किस रूप में सुनिश्चित करता है? आरटी एक्ट इंश्योर एजुकेशन एज अ प्रिविलेज, फंडामेंटल राइट्स,
ऑप्शनल फैसिलिटी स्कीम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आरटी एक्ट हमने पढ़ा था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का नियम था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी। एजुकेशन ऑफ 16 to 14 ईयर्स इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, यानी कि 6 से 14 वर्ष के की शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। क्या है हमारा, ये क्या है जो आरटी एक्ट है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि हमारा मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना। इसमें क्या था ना, इसे लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन। ये एक्ट 2009 में बना था। इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ पूरा डिटेल में, आप जाके वीडियो को देखिएगा। और इसमें क्या किया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का इसमें नियम बनाया, और यह संविधान के 21A में दिया गया था मौलिक अधिकार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट इज टू। बाल श्रम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है, बताइए। इसके ऑप्शंस है, प्रमोट वर्क, प्रोजेक्ट चाइल्ड फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन, इंक्रीज लेबर, रिड्यूस स्कूल टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि यह अधिनियम बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम क्यों बनाया गया था, बाल श्रम अधिनियम जो है बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे मजदूरी काम करवाने पर रोक लगाना था, क्योंकि बच्चों को खतरनाक कार्यों में डाल दिया जाता था, खतरनाक उद्योगों में बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लग गया जब बाल श्रम अधिनियम बना। तो और जो है बच्चों के अधिकारों और शिक्षा की सुरक्षा मिलने लगी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार से रोजगार करना प्रतिबंध लगा दिया। इसका 2016 में संशोधन हुआ था, और उसमें 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को क्या हुआ, किसी भी प्रकार का रोजगार करने पर उसको क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीपीसीआर फंक्शन एट, यानी कि एनसीपीसीआर किस स्तर पर कार्य करता है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, विलेज, और बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और विलेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नेशनल। इसका राइट आंसर क्या होगा, नेशनल। एनसीपीसीआर नेशनल लेवल बॉडी ऑफ चाइल्ड राइट्स। एनसीपीसीआर जो है राष्ट्रीय स्तर का बाल अधिकार आयोग है। जैसे आयोग जो है ना अलग अलग वो बना अलग अलग जगह पे, तो एक ना पूरा नेशनल आयोग बना और एक राज्य के आधार पे बना। तो एनसीपीसीआर का मतलब था नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, एनसीपीसीआर का मतलब था नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये किसके आधार पे कार्य करता है, तो ये नेशनल, जब इसमें नेशनल है ही तो नेशनल के आधार पे काम करेगा। एससी पीसीआर होता है क्या, एससी पीसीआर होता है स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये किस स्तर पर काम करेगा, स्टेट के स्तर पर काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 स्ट्रेंथ लॉ रिलेटेड टू, यानी कि 2013 संशोधन मुख्यतः संबंधित है किससे। ऑप्शन है हमारा थेफ्ट, प्रॉपर्टी क्राइम, सेक्सुअल ऑफेंस और टैक्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सेक्सुअल ऑफेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्सुअल ऑफेंस। इट एक्सपेंड डेफिनेशन ऑफ रेप एंड एडेड स्टकिंग, एसिड अटैक एक्सेट्रा। इसमें बलात्कार की परिभाषा विस्तारित की गई और स्टकिंग, एसिड अटैक जोड़े गए। देखिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो है एक्ट 2013 में मुख्यतः महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन संबंधित के कारण ये लागू हुआ था, और यह मुख्य रूप से किससे संबंधित था, महिलाओं की सुरक्षा से। यौन अपराधों की परिभाषा को विस्तृत करना और कठोर दंड देना प्रावधान। यौन अपराध का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ रेप हो जा रहा है तभी वो यौन अपराध है। यौन अपराध का मतलब कि अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं, उसको बातों से उसको सेक्सुअली हरास्ट कर रहे हैं, बातों से उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, उसको गलत नज़र से देख रहे हैं, तो वो सारा भी क्या आ गया, यौन शोषण के अंदर ही आ गया। इसीलिए ये बना था 2013 में। और ये इसका पूरा मैं डिटेल में पढ़ाई हूँ, एक बार आके वीडियो, जब तक आप डिटेल में सारा वीडियो नहीं देखोगे डिस्क्रिप्टिव का, ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिव का सारा कहानी भी डिस्क्रिप्टिव से ही जुड़ा हुआ है। जिसने अच्छे से डिस्क्रिप्टिव को पढ़ा है वो अच्छे से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, स्टकिंग। स्टकिंग का मतलब होता है पीछा करना, एसिड अटैक करना,
किसी भी तरह का मौलिक तरह से गलत बोलचाल करना, वो सब क्या हुआ था, यौन शोषण के अंदर ही आया था। और यह संशोधन 2012 में जब दिल्ली में सख्त कानून बना था, दिल्ली में एक घटना हुआ था निर्भया कांड, उसके बाद इन सारे संशोधन को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग अनुपात असंतुलन दर्शाता है, यानी कि जेंडर रेशियो इम्बैलेंस इंडिकेट। ऑप्शंस है इनइक्वालिटी, देखिए ऑप्शंस है इनइक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हाई लिटरेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब कि लिंग अनुपात का इम्बैलेंस है, जेंडर रेशियो इम्बैलेंस इंडिकेट किसको दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। लो जेंडर रेशियो रिफ्लेक्ट जेंडर बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कम लिंग अनुपात लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है, ठीक है। कम लिंग अनुपात यानी कि जहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, तो वो क्या करता है, सामाजिक भेदभाव को दर्शाता है। लिंग अनुपात असंतुलन का मतलब है समाज में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर नहीं है। यह अक्सर लड़कियों के प्रति भेदभाव, जैसे कि भ्रूण, ये क्या करता है, अक्सर जो है लड़कियों के प्रति भेदभाव, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं की उपेक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता को दर्शाता है, ठीक है। हालांकि इनइक्वालिटी जो है असमानता भी संबंधित है, लेकिन सबसे जो मेन जो इसका आंसर होगा करेक्ट, वो होगा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि सामाजिक भेदभाव के कारण ही लिंग अनुपात इनबैलेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स, यानी कि बाल मृत्यु दर दर्शाती है। अब पूछ रहा है किसको दर्शाती है। ऑप्शंस है, एक मिनट सॉरी, हाँ, तो ऑप्शन है हमारा लिटरेसी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रेट और इलेक्शन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सीएमआर इंडिकेट्स, सीएमआर का मतलब यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। सीएमआर इंडिकेट क्वालिटी एंड हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन। सीएमआर जो है स्वास्थ्य और पोषण स्तर को दर्शाती है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट किसको दर्शाती है, स्वास्थ्य और पोषण स्तर को। यानी कि अगर बाल मृत्यु दर ज़्यादा हो रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं कमज़ोर है, पोषण की कमी है, स्वच्छता की स्थिति खराब है, मातृ एवं शिशु जो माता और शिशु का देखभाल का वो है वो पर्याप्त नहीं है व्यवस्था। और अगर बाल मृत्यु दर कम है तो यह दिखाता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, अच्छा पोषण मिल रहा है, जागरूकता और देखभाल हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथक्करण सुनिश्चित करता है। ऑप्शंस है कंपटीशन, सेफ्टी एंड प्राइवेसी, इनइक्वालिटी, आइसोलेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सेफ्टी एंड प्राइवेसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। सेग्रीगेशन मेंटेन डिसिप्लिन एंड प्राइवेसी। सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इंश्योर किसको, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। पृथक्करण अनुशासन और गोपनीयता को बनाए रखता है। पृथक्करण से मतलब यहाँ पे है कि जो हमने हॉस्टल वार्डन में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ा था, सेग्रीगेशन, कि जब हॉस्टल का इंचार्ज हॉस्टल की देखभाल जब हॉस्टल वार्डन को करने को मिलता है तो वो क्या करती है, मेल और फीमेल बच्चों का सेग्रीगेशन कर देती है, दोनों को अलग कर देती है। दोनों को अलग करने से, मेल और फीमेल बच्चों को रहने की व्यवस्था अलग करने से अनुशासन बनी रहती है, और दोनों की जो अलग अलग लिंग से आते हैं उनकी क्या है, गोपनीयता और प्राइवेसी बनी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक रजिस्टर का उपयोग होता है। ऑप्शंस है अटेंडेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और विजिटर रिकॉर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ हॉस्टल मटेरियल, यह हॉस्टल सामग्री का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो स्टॉक रजिस्टर किससे संबंधित है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि उस रजिस्टर में जो है, स्टॉक रजिस्टर के सामान में आने वाला सामान, जो खर्च हो रहा है और कितना सामान आया, कितना उपयोग हुआ, कितनी खर्च हो रही हैं, जैसे कि स्कूल का किताब, लैब का सामान, हॉस्टल में जो राशन बच्चों के खाना बनने के लिए यूज हो रहा है, वो उन सब का रिकॉर्ड जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, स्टॉक रजिस्टर में रखा जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो अधिकारी आते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जब हम इन्वेंट्री रजिस्टर रखते हैं, तो किसी स्टॉक रजिस्टर जब रखते हैं तो क्या इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे हॉस्टल की पारदर्शिता बनी रहती
रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगंतुक रजिस्टर सुनिश्चित करता है, यानी विजिटर रजिस्टर इंश्योर डेकोरेशन, सिक्योरिटी, स्टडी टाइम और डिसिप्लिन। एकदम आसान है, आप तो तुरंत बता दोगे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी। इट ट्रैक्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेफ्टी, यह सुरक्षा हेतु प्रवेश निकास दर्ज करता है। आगंतुक रजिस्टर क्या होता है? विजिटर रजिस्टर, कि हॉस्टल में कौन आया वो अपना नाम लिखेंगे, अपना टाइम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे। जो भी हॉस्टल से बाहर जाएगा वो अपना नाम लिखेगा, टेलीफोन नंबर लिखेगा, टाइम लिखेगा। तो उससे क्या हो गया कि सिक्योरिटी जो है किसी के आने जाने की वो क्या है, सख्त रहेगी, किसी भी तरह का अनावश्यक कोई भी क्राइम होने से बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड मदद करते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड इन हॉस्टल इज हेल्प इन डेकोरेशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी आप बहुत आसानी से बता दोगे। इसका राइट आंसर होगा इमरजेंसी ट्रीटमेंट। क्या होगा? मेडिकल हिस्ट्री हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज, आपातकाल में चिकित्सा सहायता उपयोगी होती है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी हम लोग पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में कि हॉस्टल वार्डन को बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना चाहिए। उसमें बच्चा कब बीमार पड़ा, बच्चे को क्या बीमारी है, किस दवाई की जरूरत है, वो सारे चीज़ का रिकॉर्ड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी में कभी बीमार पड़ता है और उसका रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आप किसी भी डॉक्टर से तुरंत उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, इसीलिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना क्या है, ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीन हॉस्टल इन्वायरमेंट प्रिवेंट, स्वच्छ हॉस्टल रोकता है एग्जाम, डिजीजेज, स्टडी और डिसिप्लिन। तो बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डिजीजेज, यानी कि स्वस्थ हॉस्टल रहे, चाहे स्वच्छ घर रहे, चाहे स्वच्छ रोड रहे, वो किसको रोकेगा? बीमारी को ही रोकेगा। तो क्लीननेस रिड्यूस इन्फेक्शन, स्वच्छता से संक्रमण क्या होती है, कम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चाइल्ड मैरिज इज, बाल विवाह क्या है? ऑलवेज वैलिड, लीगल एंड पनिशबल, इनलीगल और पनिशबल, ऑप्शनल, इनकरेज्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इलीगल एंड पनिशबल। बाल विवाह क्या है? इलीगल है और पनिशबल है। इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, यह कानून के तहत प्रतिबंध है। बाल विवाह जो है कानून के तहत क्या किया गया था? बाल विवाह को रोक लगा दिया गया था। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर लड़की की आयु 18 साल से कम है और लड़के की आयु 21 साल से कम है तो उसको बाल विवाह माना जाता है। और भारत में बाल विवाह रोकने के लिए पहले 1929 में बना था चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट या एक्ट करके उसको बना था। लेकिन फिर क्या किया, बाद में इसका सख्त कानून बना, प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू किया। कब लागू किया गया था? ये बना था 2006 में और इसको लागू 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया था, चाइल्ड मैरिज एक्ट को, बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या किया, भारत सरकार ने बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगा दिया। जो भी ऐसा करवाता था या करा रहा है उसको सजा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है। मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का शादी नहीं करा सकते। इसमें बहुत सारा प्रावधान है। अगर किसी का हो गया है शादी तो लड़की जो है जाके वो डाल सकती है कि हमको नाबालिग में शादी हो गया, उसको सुरक्षा दिया जाएगा, उसको पुनर्जीवन पर्यंत के लिए व्यवस्था दिया जाएगा। वो सब चीज़ का नियम सरकार ने लागू किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 से 18 वर्ष के किशोर काम नहीं कर सकते, क्यों? मतलब कौन सा काम नहीं कर सकते? एडोलसेंस 14 to 18 ईयर्स अंडर लेबर एक्ट कैन नॉट वर्क इट। बताइए, शॉप, हैजार्ड्स ऑक्यूपेशन, ऑफिस और एग्रीकल्चर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैजार्ड्स ऑक्यूपेशन। हैजार्ड्स वर्क इज प्रोहिबिटेड, खतरनाक कार्य प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो है खतरनाक कार्य नहीं कर सकते हैं। खतरनाक कार्य क्या हो गया? जैसे कि खदान, माइंस में काम करना, पटाखे फैक्ट्री में काम करना, खतरनाक रसायनों से जुड़ा काम करना, वो सब क्या है? प्रतिबंध है, नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक योग्यता का अर्थ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड मेनली रेफर टू। बताइए, ऑप्शंस है टीचिंग ओनली, मैनेजिंग हॉस्टल इफिशिएंटली, स्पोर्ट्स और डेकोरेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैनेजिंग हॉस्टल इफेक्टिवली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैनेजिंग हॉस्टल इफेक्टिवली। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड रिसोर्स, इसमें छात्रों और संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। प्रशासनिक योग्यता में क्या शामिल है? मैनेजमेंट ऑफ हॉस्टल इफेक्टिवली, इसमें क्या है?
छात्रों का संसाधन और प्रबंधन क्या है शामिल है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, किस चीज़ का हमें प्रबंधन करना चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, कार्यों का प्रबंधन करना चाहिए, अनुशासन बनाए रखना चाहिए, लोगों के साथ समन्वय और उन्हें शासनीय योग्यता देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करता है। रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंश्योर एंटरटेनमेंट, ट्रांसपेरेंसी, डेकोरेशन और कंपटीशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपेरेंसी। रिकॉर्ड प्रबंधन किसको श्योर करता है? ट्रांसपेरेंसी को। प्रॉपर रिकॉर्ड शो अकाउंटेबिलिटी, सही रिकॉर्ड जवाबदेही दर्शाता है। अगर आप सही रिकॉर्ड रखते हैं तो इससे आपके जॉब की क्या होगी? पारदर्शिता बनी रहेगी। कभी भी लाइफ में आपको कोई गलत नहीं बोल सकता है। और ये क्या है? आपकी जवाबदेही को भी दर्शाता है कि आप अपने कार्य को लेके कितने मैच्योर हैं, ठीक है, कितने सीरियस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल नीति केंद्रित है यानी कि चाइल्ड पॉलिसी फोर्सेस ऑन, ऑप्शंस है ट्रेड, चाइल्ड डेवलपमेंट, इलेक्शन और ट्रांसपोर्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट। जो राष्ट्रीय बाल नीति थी वो चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़ी थी। इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। क्या है ये? चाइल्ड पॉलिसी जो है बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, पोषण पर, सुरक्षा और अधिकारों पर, मानसिक और शारीरिक विकास, इन सब पे केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉस्को रूल 2020 एक एम्फसाइज, मतलब पॉस्को नियम 2020 बल देती है किस पे? पनिशमेंट ओनली, विक्टिम रिहेबिलिटेशन, फीस और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्टिम रिहेबिलिटेशन, यानी कि यह पीड़ित पुनर्वास का और बाल अनुकूलन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। पॉस्को नियम 2020 जो है वो पुनर्वास पर जोर देता है कि जो भी पीड़ित हैं उनका पुनर्वास कराया जाए और उनको बाल अनुकूलन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अनिवार्य सूचना मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शंस है फूड, एब्यूज, इलेक्ट्रिसिटी और स्पोर्ट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में हमारा मैंडेटरी रिपोर्टिंग मेनली अप्लाइज टू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अब्यूज। इसका राइट आंसर होगा अब्यूज। चिल्ड्रन अब्यूज मस्ट बी रिपोर्टेड, बाल शोषण की सूचना देना अनिवार्य है। मतलब अगर किसी भी बच्चे के साथ बाल शोषण हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है, तो उसकी सूचना जो है हॉस्टल वार्डन को देना क्या है? अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करती है डेकोरेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स और एग्जाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेल्थ। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रिवेंट डिजीजेस, सुरक्षित पेयजल रोगों से बचाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिंग अनुपात की गणना होती है क्या? मेल पर 1000 फीमेल, फीमेल पर 1000 मेल, टोटल पॉपुलेशन, बर्थ रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फीमेल पर 1000 मेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? फीमेल पर 1000 मेल, मतलब कि 1000 पुरुषों पर एक महिला। इट मेजर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100 मेल्स, यह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ज्ञात करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्टल में आपातकालीन तैयारी में शामिल है यानी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस इन हॉस्टल इंक्लूड्स, ऑप्शंस है डेकोरेशन, फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, स्पोर्ट्स और अटेंडेंस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, मतलब कि सेफ्टी इक्विपमेंट इज एसेंशियल फॉर इमरजेंसीज, आपात स्थिति में सुरक्षा उपकरण आवश्यक है। कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है उस स्थिति में स्कूल में सुरक्षा इक्विपमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स भी बहुत ज़रूरी रहता है, उसी तरह फायर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हॉस्टल में समान व्यवहार सुनिश्चित करता है क्या? 22 ऑप्शंस है, 22 डिसिप्लिन एंड हार्मोनी, कॉन्फ्लिक्ट और आइसोलेशन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डिसिप्लिन एंड हार्मोनी। फेयरनेस मेंटेन हार्मनी अमंग स्टूडेंट, निष्पक्षता छात्रों में सामंजस्य बनाए रखती है। हॉस्टल में समान व्यवहार करने के लिए आपको बच्चों में निष्पक्षता रखनी होगी, दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं करना होगा, तभी आपका क्या है? सामान्य व्यवहार बना रहेगा।
तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। कल मैं फिर लेके आऊँगी हॉस्टल वार्डन का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको और भी किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए ईएमआरएस से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, आपको हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार करके वीडियो पीडीएफ सब दे दिया जाएगा। ये हमारा पेड पीडीएफ है हॉस्टल वार्डन का, इसको आप 20 रुपये में खरीद सकते हैं। ये सारा टॉपिक उसमें पढ़ाया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये रहा कुछ इस तरह से है। और ये हमारा जीएसए का है, 8 टॉपिक था, ये मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। और ये 500 क्वेश्चन का पीडीएफ है जिसमें 40 से 40 मार्क्स सेम कंटेंट आने के चांसेस है। एक बार उसको लेके जरूर पढ़िए। इसका प्राइस 30 रुपये है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस प्रैक्टिस सेट में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मिले कि हाँ आप भी सिंसियर हो, आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। इसलिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए